कि अगर हम महज उसी पे कंसंट्रेट करेंगे तो वन दैट विल नॉट बी डिलीवरिंग, टू हम कुछ और लोगों के, कुछ और हलकों के, कुछ और मुफादात के हाथ में खेल रहे होंगे, जिनमें से एक आपका वो पसंदीदा है कि हम जो है वो गवर्नमेंट की कुफ्तों के जो है वो उससे जी वो आपको वो इसीलिए होता है जब हम अपने मुल्क को तवज्जो नहीं दे रहे और ऐसे अमूर पे तवज्जो दे रहे हैं जहाँ पे हम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन ये कि हमें कुछ ना कुछ कर दिखाना तो है ना, तो फिर हम फ्रंट लाइन स्टेट बन जाते हैं। ठीक जी, ए मास्टर साहब, ये कहा जा रहा है और कहा क्या जा रहा है, नजर आ रहा है कि अमेरिका जो है इट इज नाउ परसुइंग ए पॉलिसी कि चाइना को इनसर्कल किया जाए। ओबामा साहब आए इंडिया, इंडिया से गए इंडोनेशिया, वहां से गए कोरिया, कोरिया से गए जापान और फिर वापस चले गए। तो इन सब मुल्कों को उन्होंने कल्टीवेट किया और थ्रस्ट उनका यही था। तो उसको ऑफसेट करने के लिए पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट में क्या पॉसिबल होगा कि पाकिस्तान उनसे दोस्ती तो रखे लेकिन अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा शिफ्ट करे और एक नई अलाइनमेंट जो है उस पर काम करे जिसमें ईरान, पाकिस्तान और चाइना हो। अगर इस स्ट्रेटजी पे फॉरेन पॉलिसी को मरकूज कर दिया जाए तो डू यू थिंक कि इट विल बी प्रोडक्टिव और पॉजिटिव फॉर दिस कंट्री? देखें, लॉन्ग टर्म में जैसे आई थिंक जावेद साहब ने फरमाया था, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटीज वो आप रखते हैं और जब तक वो डिटर्मिन नहीं हो जाएंगे तब तक आप, मैं नहीं समझता कि कुछ पॉलिसी बना पाएंगे। शॉर्ट टर्म में जैसे आप बात कर रहे हैं कि बदलते हुए हालात में क्योंकि अब ये एक पॉलिसी आती है तो वो फिर आप उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। जहां तक आपने कंटेनमेंट ऑफ चाइना की बात की है, मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट जो है ये कोल्ड वॉर से चला रहा है, ये कंटेनमेंट वाला, ये वो चीज नहीं है। मतलब द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या द नेचर ऑफ वॉर, मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, जस्ट बिफोर द विजिट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि वी नाउ हैव द कैपेबिलिटी टू take on both these countries, Pakistan and China, together at the same time. So he sent that signal to the Americans to please them. और जिसके नतीजे में आप देखेंगे फिर उन्होंने उनके साथ क्या किया। आजकल फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो क्या वहाँ बयान जारी कर रहे हैं, that's a part of that American strategy. जी देखिए, वो जरूर उन्होंने कहा होगा और किसी मकसद के तहत ही कहा होगा, मगर मैं नहीं समझता कि उनका ये इरादा है कि जी कल को पाकिस्तान और चाइना को फॉरेन कैनॉट या विल नॉट, इट विल बी आई थिंक सिली। मगर जो बात मैं कह रहा था कि देखिए ये जो इस वक्त है जब फॉरेन पॉलिसी प्रमोट करती है नेशनल इंटरेस्ट को और अमेरिका देखता है इंडिया को एज ए मार्केट, चाइना देखता है इंडिया को एज ए मार्केट, ठीक है, ओके, हमें भी देखते हैं एज ए मार्केट, ऑफ कोर्स इंडिया इज ए बिगर मार्केट। ये जो आप रेफर कर रहे हैं कि जी अमेरिका उसको इनसर्कल कर रहा है, ये उस एक फिजिकल सेंस में नहीं है, ये यानी इस एरिया में अपने इन्फ्लुएंस को कायम रखना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस काफी रहा है फार ईस्ट में, जापान वगैरह, साउथ कोरिया वगैरह, इंडोनेशिया भी गए हैं वो, क्योंकि इंडोनेशिया एक इमर्ज हो रहा है एज एन इकोनॉमिक पावर और अगेन वो बहुत बड़ी मार्केट है। इस तरफ अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हैं, ईरान वगैरह, देखिए ये तो हमारे लिए मैं समझता हूँ एक फंडामेंटल चीज होनी चाहिए कि बेहतरीन रिलेशन होना चाहिए हमारे ईरान से, यानी जैसे आप घर में अपने हमसाये के साथ एक अच्छा रिलेशन रखते हैं, उसी तरह ईरान बसीयत एक मुल्क के हमारे रिलेशन बड़े अच्छे होने चाहिए। और इसमें जरूरी नहीं कि आपको अलायंस अनाउंस करें या ऐसे, ये तो एक रूटीन की बात ही है। और अभी भी अमेरिका का जहां तक है, देखिए जो एल्बो रूम की बात हो रही थी कि इन हालात में भी बहुत कुछ हो सकता है, अगर आप उनको एक अल्टरनेट प्रेजेंट करें कि देखिए ये अफगान प्रॉब्लम है, और आई थिंक विकीलीक्स में एक में कहीं ये मेंशन भी हुआ है जहां आई थिंक जनरल क्यानी की या किसी सीनियर ऑफिसर की स्टेटमेंट उन्होंने बताई है, इसका सलूशन अगर आपको चाहिए तो एक आप डिफाइन करें कि व्हाट इज द एंड गेम, मतलब एंड रिजल्ट आप क्या चाहते हैं अफगानिस्तान में, और दूसरा एनरोल द नेबर्स यानी ईरान को, पाकिस्तान को, इनको लाए साथ, बिकॉज फ्यूचर रोल तो यही प्ले करेंगे। बात ये रहेगी कि उसके जवाब में चाइनीज ने अमेरिकन से ये कहा
कि अगर आप भूखे नंगे हो गए हैं तो वी आर रेडी टू परचेज ऑल योर डेट। जी जी जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक वो गोल हमें रखना चाहिए कि हमें समझ लेना चाहिए कि ये अमेरिका का सुप्रीम गोल ये है, जो स्ट्रेटेजिक गोल नंबर 1। नंबर 2, जब वो आजकल के हालात और ट्रेंड्स को देखते हैं और उनको प्रोजेक्ट करते हैं तो उनको ये नज़र आता है कि अगले 50-60 साल में जिस कौम ने या जिस मुल्क की उनको चैलेंज कर सकता है वो चाइना है। ठीक। जो आजकल की प्रोजेक्शन है, अगर उनको आप आगे बढ़ाएं देखें तो बाय द ईयर 2025 चाइनीज इकोनॉमी विल सरपास अमेरिकन जीडीपी इन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स, परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स। ठीक। और बाय ईयर 2045 के करीब वो नॉमिनल टर्म्स में उनकी इकोनॉमी जो है वो जीडीपी अमेरिकन जीडीपी से बढ़ जाएगी। अब ये ट्रेंड्स उस तरह से रहते हैं कि नहीं, वो ज़्यादा एक डिबेट है। ठीक। तो उनको ये नज़र आ रहा है, और उसके साथ जैसे जैसे उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लामहाला उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। इस वक्त वो बहुत पीछे हैं अमेरिका से, देयर इज़ नो डाउट। उनकी जीडीपी $5 ट्रिलियन है चाइना की, अमेरिका की $15 ट्रिलियन है, तो 1/3 है। कंटेनमेंट ऑफ चाइना is one of the main strategic goals of US foreign policy and security policy in the 21st century. There is no doubt about that. ठीक है। और उसके लिए वो मुख्तलिफ, जो आप देखें, जो चाइना के इर्द गिर्द जो भी ममालिक हैं उनके साथ जहाँ उनके तल्लकात हैं या अलायंसेज हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जापान के साथ उन्होंने अपना अलायंस का जो ट्रीटी है उसको रिवाइज किया है। साउथ कोरिया के ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इंडिया के बारे में उन्होंने मार्च 2005 में, आपको याद होगा, कोंडोलीजा राइस ने बयान दिया था कि हम इंडिया को फैसिलिटेट करेंगे कि वो 21st सेंचुरी की मेजर वर्ल्ड पावर बने। ठीक। किस मकसद के लिए? सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ नहीं किया गया, इंडिया के साथ क्यों किया गया? इसलिए कि वो समझते हैं चाहे इंडिया के साथ उनकी अलायंस ना भी हो, अगर इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरता है तो लामवाला चाइना उधर से कंटेन हो जाएगा, क्योंकि जो चाइनीज पावर की जो प्रोजेक्शन है उसको साउथ एशिया में या इंडियन ओशन में रोकने के लिए एक पावरफुल इंडिया खुद ब खुद वो रोल प्ले करेगा। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि जाके यूएस के सबसर्विएंट हो जाए, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो रोल प्ले करना शुरू करेगा, काउंटरवेट के तौर पे। काउंटरवेट। इसी तो अगर आप फिर सेंट्रल एशिया में उनकी मिलिट्री प्रेजेंस जो है उसका भी कुछ मकासद हैं। वो रशिया की भी सॉफ्ट वैली को टच करता है लेकिन चाइना को भी कंटेन करता है। आपको तो पूरी अपनी नेशनल पॉलिसी रिवैम्प करने की जरूरत है, और उसमें नेशनल प्रायोरिटीज मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर हमने सर्वाइव करना है दोबारा डिटरमिन करें, उसमें टॉप पे मैं कहता हूं, अगर हम और कुछ नहीं तो अपने जो दोस्त हमारे चाइनीज हैं उनके ना, जो पिछले 30 साल में 1979 से अब तक जिस तरह से अपनी पॉलिसीज को वजह किया है, हम उनसे ही अगर थोड़ा सा सबक ले लें, सबक सीख लें और उससे सबक सीख के हम अपनी पॉलिसीज को दोबारा वजह करें तो शायद हमारे हालात। एग्रीकल्चर में हम जा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द चाइनीज एक्सपीरियंस, व्हिच ऑफ कोर्स इज अ वेरी वाइटल कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। जी वैसा जी, मेरा ख्याल है ये जो बात कही है जावेद साहब ने, ये बिल्कुल सही है कि हमें जो है बुनियादी तौर पे अपनी ज़रूरियात को, और आज की नहीं, आज से 10 या 15 साल आगे तक की, उसको सामने रख के फिर हमें खारजा पॉलिसी को चेंज करना है। खारजा पॉलिसी की बुनियाद पे अंदरूनी पॉलिसीज को चेंज ना कीजिए, बल्कि अंदरूनी ज़रूरियात और अंदरूनी जो तरजीहात हैं उनको सामने रख के हमने ये फैसला करना है कि आलमी सतह पर हमारे ताल्लुकात फ़ला मुल्क से कैसे होंगे, फ़ला मुल्क से कैसे होंगे। ये नहीं है कि हमने किसी से लड़ाई करनी है, या ये भी नहीं है कि हम किसी के सबसर्विएंट हों या अपने बुनियादी जो मकासद है उनको कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन एक चीज़ को परसू करने के कई तरीके होते हैं। लिहाजा हमें जिस तरह अब अभी आप बात कर रहे हैं यूएस से चाइना रिलेशनशिप की, आप यूएस से चाइना में एक अमेरिका की पॉलिसी में देखिए, वो एक वक्त में एक से ज्यादा पॉलिसीज परसू कर रहे हैं चाइना के साथ, ऑप्शंस खुली रखी हुई हैं। हाँ, एक पॉलिसी वही है कि इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनको जरा थपकी दो, उनको जरा इनकरेज करो, तो वो खुद ही काउंटर बैलेंस करेंगे, उन्हें कहने की भी जरूरत नहीं होगी। दूसरी तरफ अमेरिका और चाइना के इक्तिसादी ताल्लुकात भी मौजूद हैं, बड़े मजबूत हैं, और चाइना वहाँ चीजें खरीद रहा है, जो अभी आप बात कर रहे थे, चाइना वाकई वहाँ चीजें खरीद रहा है, उनकी अपनी इंडस्ट्री वहाँ लग रही है। अच्छा, ये ट्रैक भी उन्होंने ओपन रखा हुआ है। जब एक सिचुएशन पैदा होगी, उनमें से जिस एक ट्रैक को आगे चलाना चाहेंगे उसको आगे चला देंगे, दूसरे को पीछे रोक देंगे। तो इसी तरह हमें भी एक मकसद को हासिल करने के लिए कई ट्रैक चलाने चाहिए, और फिर वक्त पे आके फैसला होता है कि ये रास्ता हमने जाना है कि दूसरा रास्ता जाना है।
जी वजाहत साहब। बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमें अपने कौमी मुफाद में एक से ज्यादा ट्रैक्स को ओपन रखना चाहिए, जिसका मतलब ये है, बॉटम लाइन ये है कि हमें नेशनल सतह पे रिजिडिटी की बजाय प्रैग्मेटिज्म अपनाना चाहिए, अमलियत पसंदी अपनानी चाहिए, जिसका मकसद पाकिस्तान के मुफाद को आगे बढ़ाना हो। अच्छा नाज़रीन, आपने डिबेट सुना और कंसेंसस यही है कि जो चेंजिंग वर्ल्ड है, बदल रही है दुनिया, उसमें पाकिस्तान को अपने मफादात की हिफाजत करनी चाहिए और थ्रस्ट जो है, आई एग्री विद ए मार्शल साहब, कि वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होनी चाहिए। हम अपने आप को डेवलप करें, इकोनॉमिकली मजबूत करें, बाकी चीज़ें खुद दे विल फॉल इन प्लेस, बाकी पीसेस जो है। लेकिन वी शुड ऑल्सो हैव ए मिनिमम डेटरेंट कि कोई जो दुश्मन है हमारा, या हॉस्टाइल फोर्सेस कह लें, वजाहत साहब कहते हैं दुश्मन ना कहें, पीपल हु आर हॉस्टाइल अगेंस्ट दिस कंट्री, तो वो मैली आंख से पाकिस्तान को ना देखें और उन्हें ये पता हो कि अगर हमने पाकिस्तान में कोई एडवेंचर किया तो फिर उसका मुनासिब और फ़ौरन इमीडिएट जो है वो रिस्पांस मिलेगा। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के और डिबेट्स भी होंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि इस इशू को दोबारा उठाया जाए और फिर देखेंगे कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इस वक्त सब समझते हैं कि उसमें कहीं कहीं वीकनेसेस, वीक लिंक्स मौजूद हैं, उनको हटा दिया जाए और एक कोहेरेंट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसी जो है वो दोबारा उभर के सामने आए, जो इस दुनिया में जो वर्ल्ड ऑफ इंटरडिपेंडेंस है उसमें उसकी जगह मुनासिब अकॉर्डिंग टू आवर साइज एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक पावर्स जो है वो मिल सके हमें। इसके साथ अपने होस्ट आज़म खलील को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।